ऐसा प्रणाम। नमस्कार। एकात्मबोध के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री राम बहादुर राय साहब प्रख्यात पत्रकार, समाजकर्मी, लेखक और क्या क्या हैं, इसके बारे में सब जानते हैं। इनकी एक विख्यात पुस्तक अभी हो गई, भारतीय संविधान की अनकही कहानी। राय साहब, मैं इसी से बातचीत शुरू करूंगा आपसे। आपने लिखा है कि यह संविधान का स्मारक है, और जितनी पुस्तकें संविधान पर हैं वे सब इस बात को व्यक्त करती है कि संविधान कैसा है, पर संविधान कैसे बना है इसकी चर्चा बहुत कम होती है। और आपकी पुस्तक पढ़ने पर ध्यान में आता है कि संविधान कैसा बना है इसकी दुर्लभ कहानी इस पुस्तक में है। संविधान सभा बनी तब कांग्रेस के भीतर समाजवादी लोगों का एक ताकतवर समूह था। उन्होंने संविधान समझाने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने इनकार क्यों किया? तो समाजवादी एकेडमिक आनंद कुमार, उन्होंने मंथन में एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने उसके 5 कारण बताए कि जिस कारण से वो नहीं गए। पहला कारण था, यह सभा सार्वभौम वयस्क मताधिकार से नहीं चुनी गई थी। दूसरा कारण था, रजवाड़ों की रियासतों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह दोषपूर्ण है। तीसरा कारण था कि उन्हें लगता था कि संविधान सभा ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया एक षड्यंत्र जाल है जिसमें कांग्रेस फंसती जा रही है। चौथा कारण था, महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि विभाजन किसी हालत में स्वीकार नहीं होगा, तो कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कैसे कर लिया। और 5वां कारण था, संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए जो फॉर्म भरना था उसकी शर्त थी ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शर्त। ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी के शर्त को लेकर संविधान में जाना यह उनको नागवार गुजरता था, इसलिए वे नहीं गए। आपका इस पर क्या कहना है साहब? जो आनंद कुमार जी ने 5 कारण बताए हैं, वो 5 कारण अपनी जगह होंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि समाजवादी आंदोलन जो कांग्रेस में रह करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बैनर से समाजवादी चला रहे थे, उनमें भारी दुविधा थी। नेतृत्व का भी प्रश्न उनमें था, और इसलिए अंदर जो बहस हुई उसमें परस्पर अविश्वास बहुत था। डॉक्टर लोहिया का जेपी पर अविश्वास था, डॉक्टर लोहिया का आचार्य नरेंद्र देव पर अविश्वास था, और उस अविश्वास के चलते अंततः ये फैसला हुआ कि हम समाजवादी लोग संविधान सभा से बाहर रहें। उसमें एक व्यक्ति को, अपने में से एक व्यक्ति को उन लोगों ने बात करके और सेठ जो थे उनको संविधान सभा का सदस्य बनवाया। जेपी इस निर्णय से असहमत थे। शुरू में जेपी इस निर्णय के सबसे बड़े पैरोकार थे, लेकिन बाद में जेपी ने जब पुनर्विचार किया तो इस निर्णय से वो असहमत हुए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बात की। जेपी और जवाहरलाल नेहरू के पत्र व्यवहार जो नेहरू मेमोरियल में या प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज हैं, उसमें ये पत्र है। जेपी ने पुनर्विचार किया और नेहरू से बात की कि हम लोग पुनर्विचार कर रहे हैं, क्या संविधान सभा में आ सकते हैं? तो नेहरू का जवाब था कि नहीं आ सकते, क्योंकि समय निकल गया है। अब वो संविधान सभा
की जो संख्या थी सदस्यों की या उनकी जो चयन प्रक्रिया थी, भले ही परोक्ष चुनाव से निर्वाचित होना था, लेकिन उसकी एक लंबी प्रक्रिया चली है और उसमें जो लोग चुने गए उनको अब किसको हटाएं और किसको ना हटाएं ये प्रश्न था। कांग्रेस के जो नेता थे उन्हें महात्मा गांधी ने अपनी ओर से 30 नाम दिए थे। ये जो समाजवादी आंदोलन के नेता कहते हैं कि गांधी जी ने कहा कि विभाजन हमारी लाश पर होगा और विभाजन जब हो गया तो संविधान सभा में नहीं जाएंगे, ये उनका बहाना था। वो देख रहे थे कि गांधी जी स्वयं संविधान सभा को बनवाने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं और केवल कांग्रेस के वे लोग संविधान सभा में जाएं जो आंदोलन के थे और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनका कोई बहुत अनुभव नहीं था। तो गांधी जी ने चुन चुन करके ऐसे लोगों के नाम दिए जो संविधान सभा में जाकर एक रचनात्मक, सृजनात्मक और संविधान बनाने में भूमिका अदा कर सकते थे। तब गांधी जी ने समाजवादियों को में से किसी को नहीं लिया और ये समाजवादी आंदोलन के जो उस समय नेता थे वो दरअसल स्वप्नदर्शी थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि यथार्थवादी थे। तो स्वप्नदर्शी कई बार आकाश में लटक जाता है और यथार्थवादी जो है वो जमीन पर खड़ा रहता है, भले ऊंचे ना जाए। तो जिन लोगों ने संविधान सभा को हमारी आज़ादी का माध्यम माना, उन्होंने संविधान सभा की ओर रुख किया। जैसे आपको मालूम है कि 18 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना विद्रोह हो गया और उसी दिन की एक दूसरी भी घटना है। महात्मा गांधी से मिलने के लिए के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी मुंबई में उनके पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मुझे जापान से एक संविधान निर्माण के लिए निमंत्रण मिला है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि उस निमंत्रण को अस्वीकार करो और अभी जाकर कांग्रेस के दफ्तर में चवनिया सदस्य बनो और ले आकर के पर्ची मुझे दो। के मुंशी ने यही किया। उसके बाद फिर गांधी जी ने उनसे कहा कि देखो, कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनने जा रहे हैं और अब एक एक्सपर्ट कमेटी बनेगी तो उसमें तुमको रहना है। एक्सपर्ट कमेटी ही वो है कमेटी जिसने दरअसल संविधान के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया। उसमें नेहरू ने अपनी पसंद का के वी.के. मेनन को रखा हुआ था और भी कई लोग थे, कई मीटिंग वगैरह भी हुई, कई कहानियां भी उसके बारे में है। तो मेरा ये कहना है कि समाजवादी आंदोलन दरअसल शुरू से ही उसके अंदर नेतृत्व के स्तर पर बहुत बिखराव था, अविश्वास था और इस वजह से ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए नहीं। आपको एक घटना और बताता हूँ। कई साल पहले की बात है, प्रोफेसर कृष्णनाथ जो आनंद कुमार के चाचा होते थे और प्रोफेसर थे काशी विद्यापीठ में, बाद में थियोसॉफिस्ट हो गए, बौद्ध हो गए। पहले थियोसॉफिस्ट हुए फिर बाद में बौद्ध हो गए। तो आनंद कुमार के घर पर कृष्णनाथ जी ठहरे हुए थे। कृष्णनाथ जी से हमारा बहुत मिलना जुलना था और हम लोग साथ जेल भी रहे हैं हिंदी आंदोलन में। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका एक लंबा इंटरव्यू करना चाहता हूं और हमने किया भी। तो
कृष्णनाथ जी से हमने ये सवाल पूछा कि समाजवादियों ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया, और जिस समय मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा था तो कृष्णनाथ जी ने अपने सबसे अच्छे मित्र को ये वहाँ बैठा रखा था, जो समाजवादियों में या लोहिया के बाद सबसे बड़ा स्थान उनका होता था, तो उनको उन्होंने बैठा भी रखा था। और वो उन दिनों समाजवादी आंदोलन की तमाम गलतियों को उन्होंने समझ लिया था। तो कृष्णनाथ जी ने ये किस्सा सुनाया। जेपी का जो किस्सा मैंने आपको बताया है वो कृष्णनाथ जी ने मुझे बताया। लेकिन तो आपने लिखा है कि गांधी जी ने मना किया था कि इस संविधान सभा में न जाए, कांग्रेस इस संविधान सभा में न जाए। एक ऐसी स्टेज थी जब गांधी जी ने 3 पत्र लिखे हैं। एक सरदार को लिखा है, 2 पत्र उन्होंने घनश्याम दास बिरला को लिखा है जो सरदार के लिए है, तो 3 पत्र उन्होंने लिखा है। और ये पत्र उन्होंने तब लिखा जब कैबिनेट मिशन को लेकर के एक कन्फ्यूजन था कि कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग मानेगी या नहीं मानेगी। कांग्रेस भी दुविधा में थी। तो उस समय गांधी जी का ये मत था, वो नोआखाली में थे। उन्होंने एक पत्र तो सीधे सरदार को लिखा, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है तो 3 दिसंबर 1946 की तारीख है। और उसमें उन्होंने लिखा कि अगर कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग अस्वीकार करता है तो कांग्रेस को इस व्यवस्था में संविधान सभा में नहीं जाना चाहिए। तब कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार से अलग एक समझौता करना चाहिए संविधान सभा के लिए, ये उनका विचार था। और गांधी जी की ये विशेषता थी कि जो सोचते थे वो बोलते थे, और कांग्रेस के लोग सुनते भी थे, मानते नहीं थे। सुनते थे और मानते नहीं थे। उनकी बात सुनते थे, सुनना पड़ता था उनको, लेकिन गांधी की 10 बातों में से 2 ही बात या 1 बात उन्होंने मानी तो मानी, नहीं तो कई बार तो उसको भी नहीं माना। ये गांधी जी का जो प्रस्ताव था उसको बहुत ढंग से देवेंद्र स्वरूप जी ने समय समय पर उसके बारे में बोला है। और मैं भी जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं पाता हूँ कि गांधी जी की सलाह ठीक थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार का निर्णय किया तो महीनों संविधान सभा की कार्रवाई करीब करीब ठप सी ही थी। ऐसा आपने का जो अध्याय 3 है उसका शीर्षक है एक रहस्योद्घाटन। उसमें यह है कि आपने लिखा है 10 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया कि यह संविधान सभा कार्यालय के वर्तमान स्वरूप को मंजूर करती है। यह एक रहस्योद्घाटन था। कैसे? रहस्योद्घाटन इस अर्थ में था कि बहुत पहले, ये तो 10 दिसंबर का प्रस्ताव है, 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है, लेकिन जुलाई में ही यानी 5-6 महीने पहले संविधान सभा का कार्यालय काम करने लगा था। और जो संविधान सभा का कार्यालय काम कर रहा था वह जवाहरलाल नेहरू की जानकारी में था, लॉर्ड वेवेल की जानकारी में था। और उसका एक इतिहास है। इतिहास यह है कि जो बेनेगल नरसिंह राव थे वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में उनका हरि सिंह से झगड़ा हो गया।
विवाद हो गया और उन्होंने इस्तीफा दिया और यहाँ दिल्ली आ करके रहने लगे। रहते थे अपने भाई के पास। तो ये वहाँ वो रहते थे और उसी समय वाइसराय को ये जब मालूम हुआ कि बेनेगल राव दिल्ली में हैं, तो उन्होंने उनको एक प्रस्ताव दिया कि फेडरल कोर्ट यानी आज की सुप्रीम कोर्ट, उस समय की फेडरल कोर्ट में जज बनने का उनको प्रस्ताव दिया। तो बेनेगल राव ने कहा कि मैंने सुना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली है, मेरी उसमें रुचि है। और हम सब जानते हैं कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके लिए 1935 के आसपास से लेकर के और मेरा ख्याल है कि 39 तक जो वाइसराय के ऑफिस में एडवाइजर का पद था, वो बेनेगल नरसिंह राव संभाल रहे थे। बेनेगल नरसिंह राव को की लॉ की जो बैकग्राउंड थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। पश्चिम बंगाल में, असम में कई जगह उन्होंने सारे सेटलमेंट वगैरह किए थे। तो इसलिए बेनेगल नरसिंह राव ने जब ये कहा कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम में हमारी रुचि है, तो जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करके और उनको बाकायदे बहुत पहले ही एडवाइज़र नियुक्त कर दिया गया। अब चाहिए यह था कि जवाहरलाल नेहरू पूरी बात बताते, तो उन्होंने छिपाया, और इसलिए मैं उसको रहस्योद्घाटन कहता हूँ कि उन्होंने केवल ये कहा कि ये दफ्तर तो पहले से काम कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब अस्तित्व में आई है, उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेट है वो करीब करीब बन गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश जैसा चाहते थे, ब्रिटिश सरकार जैसा चाहती थी, वैसा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र ने बनाने की या उस तरह की व्यवस्था बनाने की उन्होंने कोशिश की। संविधान सभा के अधिकांश लोगों को मालूम नहीं था। मेरा ऐसा ख्याल है कि संविधान सभा के बारे में कांग्रेस के जो नेता थे वो गंभीर नहीं थे। अगर आप इसी पुस्तक का पहला अध्याय देखेंगे, जो के.एम. मुंशी के मेमोयर पर या और कुछ लोगों के मेमोयर पर आधारित है, तो ये समझ में आता है कि जब 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 बजे शुरू होनी थी, तो उससे बहुत पहले, घंटे डेढ़ घंटे पहले, कुछ लोग तो और भी पहले, कड़ाके की सर्दी थी, उन दिनों और सर्दी पड़ती होगी, लेकिन 210 लोग जो ज़्यादातर कांग्रेस के थे, इसका आपने जो वर्णन किया है वो आंखों देखा हाल जैसा है। हाँ, तो वो लोग आए और जो आपस में बातचीत हो रही है, उस बातचीत में ज़्यादातर या तो अपने राज्य में जो कष्ट है उससे वो पीड़ित हैं, जैसे असम के गोपीनाथ बारदोलई, उनके सामने संकट था कि हमारा कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा, तो असम बचेगा या नहीं बचेगा, इस पीड़ा में वो थे। और उनके लिए एक ही व्यक्ति सहारा था, वो महात्मा गांधी थे। हालांकि उनके लिए सहारा बने बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव ने ही असम को बचाया, उसकी अलग एक कहानी। तो ये सब लोगों ने जो बातचीत में मुझे याद है वो ये कि सब लोग कह रहे हैं कि ये कहीं दूसरी मोतीलाल नेहरू कमेटी न बन जा। अब मोतीलाल नेहरू कमेटी यानी 1928, और 1928 से पहले 1927 में
चेन्नई में, या आज के चेन्नई में, तब के मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस संविधान और ये पूर्ण स्वराज्य की बात बहुत करते थे। तो उस समय के भारत मंत्री ने एक उनको चुनौती दी और कहा कि बहुत आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं, तो अपना संविधान बनाकर दिखाइए। उस चुनौती के कारण मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी, और मोतीलाल नेहरू कमेटी ने अपना एक खाका बनाया, लेकिन उसका क्या हुआ सब लोग जानते हैं। वो इतिहास के कबाड़ में पड़ा हुआ है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अभी है, जिन परिस्थितियों में वो काम करना है उसको, कहीं ऐसा ही ना हो। तो इसलिए कांग्रेस के सदस्यों की चिंता अलग थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, और उससे वो बहुत ज़्यादा कोई जुड़े हुए भी नहीं थे। कुछ वकील वहाँ थे, बेनेगल नरसिंह राव का दफ्तर था, राजेंद्र बाबू थे, जिन लोगों ने दरअसल इस संविधान को शेप दिया, और फिर आगे थोड़ी धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। जब ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया नेहरू जी का, तो इसका अर्थ हुआ कि उस कार्यालय ने जो जो काम किए वे काम आधिकारिक हो गए। हाँ, आधिकारिक, और मसौदा उसी का हिस्सा है। इसीलिए वो प्रस्ताव था, इसीलिए वो प्रस्ताव मसौदा उसी का हिस्सा था। हाँ। तो बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, और इसका एहसास दिया गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने यह मसौदा बनाया है, और इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि यह तो संविधान सभा के बनने के पहले ही कार्यालयीन काम के तहत हो चुका है। आप ठीक कह रहे हैं। बेनेगल नरसिंह राव ने पहले तो प्रेसिडेंट्स बनाए, और उसकी मोटी फाइल बना करके उन्होंने सदस्यों में बंटवाया कि संविधान सभा को किस पद्धति से कार्य करना है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करते हुए, वाइसराय से बात करते हुए, उन्होंने एक संविधान का ड्राफ्ट भी बना दिया। और उन दिनों जब वो ड्राफ्ट बना रहे थे, तो ICS एसोसिएशन में और कई फोरम पर उनको बोलने के लिए भी निमंत्रित किया गया था। तो संविधान के प्रारूप के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही भी हैं। और वो बेनेगल नरसिंह राव चाहते थे संविधान बनने की कहानी लिखना, लेकिन लिख नहीं पाए, वो अलग एक बात है। तो जो जितना कुछ मैंने पढ़ा है, मेरा कहना यह है कि बेनेगल नरसिंह राव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दरअसल संविधान की आधारशिला रखी, और उसको थोड़ा तराशने का काम फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने की। ड्राफ्टिंग कमेटी की जो कार्यवाही है, वह फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वॉल्यूम में है, और ये बी शिवा राव ने उसको एडिट किया है। सुभाष कश्यप उस टीम में रिसर्च ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे। बी शिवा राव ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी की मिनट उसमें फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वॉल्यूम का हमको ख्याल नहीं है कि किस वॉल्यूम में है, लेकिन है 40 दिन की वो कार्रवाई है। और मैंने उसको सरसरी तौर पर देखा, तो ये पाया कि हर रोज 2 आदमी उसमें उपस्थित हैं। एक बेनेगल नरसिंह राव हैं, और दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बाकी तीसरा और चौथा यदा कदा है। इसीलिए जब किसी स्टेज पर जब संविधान स्वीकार किया जा रहा था, तो ये बात भी आई कि
जो 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, बदलते रहे क्योंकि वो उसमें कई की डेथ हो गई, कुछ इस्तीफा दे दिया, आदि आदि, लेकिन अंततः 7 थे। तो 7 में 2 स्थायी थे, 5 जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाल रहे थे या और कुछ कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर मीटिंग में वो थे नहीं। ऐसा आपने एक जिक्र किया है कि राजेंद्र बाबू को एक पत्र लिखा गया जिसमें संविधान का यह ड्राफ्ट भारतीय मनीषा के अनुकूल नहीं है, विशेषकर ग्राम पंचायतों का इसमें उल्लेख नहीं है, और राजेंद्र बाबू ने भी स्वीकार किया कि ऐसा है। तब उन्होंने संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष अंबेडकर के बजाय BN राव को पत्र लिखा। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक लंबी कहानी है। महात्मा गांधी 18 जनवरी 1948 को उनका आमरण अनशन समाप्त होता है और दिल्ली के लाला हंसराज गुप्त सहित बड़ी हस्तियों ने उनसे कहा कि अब आप अपना अनशन तोड़िए, आमरण अनशन तोड़िए, हम दिल्ली में अमन चैन कायम करेंगे। 18 जनवरी के बाद गांधी जी धीरे धीरे सोचने लगे कि मुझे वर्धा जाना है और आज़ादी आ गई है, तो अब रचनात्मक काम और भारत का नवनिर्माण या पुनर्निर्माण कैसे हो, इस पर काम करना है। अपने दिल्ली के सब बोरिया बिस्तर समेटने में वो लग गए और राजेंद्र बाबू को उन्होंने वर्धा भेज दिया कि आप जा करके उसकी तैयारी करिए। हमको मालूम है, हम सब लोगों को, कि 30 जनवरी की रात एक विशेष विमान गया राजेंद्र बाबू को नागपुर से लाने, वर्धा से, मैंने नागपुर हवाई अड्डे से ले आने के लिए वो आए। राजेंद्र बाबू को याद था कि गांधी जी इस तरह का सम्मेलन करना चाहते थे, तो उन्होंने 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक लगातार एक वर्धा में सम्मेलन किया जिसमें 75 लोग शामिल हुए। उस सम्मेलन के ही दौरान उनको वो पत्र मिला था, लेकिन गुम हो गया, जो उनसे खो गया कहीं, क्योंकि वो सम्मेलन को संभालने में लगे हुए थे। वहाँ बड़ा झगड़ा था, जेपी और विनोबा का भी झगड़ा था। कृपलानी नेहरू को चुनौती दे रहे थे, जेसी कुमारप्पा उस सम्मेलन से बाहर चले गए थे। तो इस तरह से राजेंद्र बाबू को याद भी नहीं रहा। दोबारा उसी वकील ने दक्षिण के, जो लॉ के बहुत अच्छे जानकार थे और भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में उनका अच्छा अध्ययन था, उन्होंने दोबारा पत्र लिखा। तो दोबारा जब पत्र लिखा तब राजेंद्र बाबू ने बेनेगल नरसिंह राव को वो पत्र भेजा और बेनेगल नरसिंह राव ने संभवतः 8 मई यानी मई में किसी समय ये वो पत्र 49 का है मेरा ख्याल है, तो वो 8 मई के मई में किसी समय का है, उन्होंने बेनेगल नरसिंह राव को दिया। तो तब तक तो सब काम खत्म हो गया था। राजेंद्र बाबू ने अंबेडकर को नहीं भेजा क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उस समय वैसा रोल नहीं था जो आधारभूत हो। आपने लिखा कि BN राव ही उसका जवाब दे सकते थे। हाँ, यदि लिखना था तो वो ही लिख सकते थे। उस ड्राफ्ट को बदलने की का जो काम है वो BN राव को करना था, लेकिन वे स्वयं भी, यानी बेनेगल नरसिंह राव भी, ने ये कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अगर इस पर काम करना है हमको तो पूरे संविधान का जो हमने खाका बनाया है, ड्राफ्ट बनाया है, उसको रीराइट करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी लिखा कि ये अव्यावहारिक है,
विश्व में भी जो पावर स्ट्रक्चर है उसके अनुकूल ये नहीं है। बात है कि जिस सिस्टम से वो निकले थे वो सिस्टम के वो अभ्यस्त थे, तो इसलिए ये डॉक्टर रघुवीर ने बहुत सही सवाल पूछा और बेनेगल नरसिंह राव से ही पूछा या संविधान निर्माताओं से पूछा कि आपने दुनिया भर के संविधानों को देखा, लेकिन भारत में भी कोई राज्य व्यवस्था थी, प्राचीन राज्य व्यवस्था थी, उसकी तरफ तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो वो मेरा ये मानना है कि संविधान निर्माण की वो परिस्थितियां नहीं थी। संविधान निर्माण की परिस्थितियां न होने के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उस एक असंभव काम को संभव किया, लेकिन वह एक प्रारंभिक ढांचा है जिसमें बहुत सुधार की जरूरत है। राय साहब, जवाहरलाल जी ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का प्रस्ताव रखा। जब मसौदा पहले बन ही चुका है तो बाद में इस प्रस्ताव का क्या मतलब है? इसको दूसरे तरह से कह सकते हैं कि 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको हिंदी में कहेंगे संविधान का उद्देश्य या संकल्प प्रस्ताव, रखा। तो विशेषज्ञ समिति ने जो बनाया था वह उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने रखा। उद्देश्य प्रस्ताव 3 प्रकार का है और उद्देश्य प्रस्ताव जब बना था तो ये माना गया था कि भारत अखंड होगा, भारत अविभाजित रहेगा, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव में संघीय व्यवस्था की बात थी। दूसरी बात थी कि राज्यों के अपने संविधान होंगे। तीसरी बात थी कि राज्यों को बहुत स्वायत्तता होगी। ये बात तो मसौदे में भी है जी, मसौदे में ये सब बातें हैं। ये मसौदा जो बनाया है हाँ, उसमें भी है। सब है। तो उद्देश्य प्रस्ताव इस दृष्टि से उसी को रिफ्लेक्ट करता है उद्देश्य प्रस्ताव। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो संविधान की निर्माण की प्रक्रिया है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव की जरूरत थी। ईमानदारी ये होती उनसे कि वो कहते कि इस पर इस तरह के काम हो चुके हैं, ये वो नहीं कहते। उनके भाषण में कहीं एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो ये बतावें कि हमने इसको कैसे तैयार किया। लेकिन जवाहरलाल जी के जो भाषण है बड़े पोइटिक है, बहुत उनकी जो अंग्रेजी भाषा है उसका भी उसमें चमत्कार दिखाई देता है। लेकिन प्रस्ताव का कथ्य छोटा है और उसके श्रृंगार में कई बातें बहुत बड़ी है। उन बड़ी बातों का परिणाम लोगों पर यह होता है कि हम कोई महान काम करने जा रहे हैं, और इसलिए जब मसौदा पेश किया गया तो संविधान सभा जैसे ठगी रह गई और सामान्यतः सब लोगों ने उस मसौदे का विरोध किया और सब ने कहा हम तो 30 साल से महात्मा गांधी के पीछे ग्राम स्वराज्य के लिए दौड़ रहे हैं, ये कौन सा संविधान आ गया, ये क्या लिखा हुआ है। और 4 दिन जब लोग ऐसा बोलते रहे तब जवाहरलाल जी खड़े हुए, तब फिर लंबा स्पीच दिया उन्होंने, और तब उन्होंने परोक्षतः ये स्वीकार किया कि ये संविधान एक प्रतिबद्धता के आधार पर बनाया जा रहा है और हम इसको रिजिड नहीं बनाएंगे, लचीला बनाएंगे, और इस संविधान के आधार पर जो विधानसभा चुन कर के आएगी, तो संसद नाम नहीं था, उसको ये अधिकार होगा कि वह इसको जैसा चाहे बदल सके और उसको ये अधिकार हम देंगे। संविधान सभा के पटल पर नेहरू जी का ये आश्वासन बाद में व्यवहार में तो नहीं आया।
ने व्यवहार में आया। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में आपने जो बातें कही हैं वो एक बार नहीं कई बार दोहराया है, विभिन्न अवसरों पर दोहराया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब जब जवाहरलाल नेहरू आशंकित होते थे कि अब गाड़ी रुक रही है संविधान की, तो वो सदन को विश्वास में लेने के लिए कहते थे कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए, जरूरत होगी तो इसको फिर से हम लोग बदल देंगे या दूसरी पीढ़ी बदल देगी, ये बार बार वो कहते हैं। इसमें से जो बात एक और निकलती है, आप उससे सहमत होंगे या नहीं, परंतु मेरा ऐसा ख्याल है कि एक और बात उसमें से निकलती है। वो ये निकलती है कि संविधान सभा में और उससे पहले भी सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही हैं जिनको दरअसल संविधान सभा के बारे में थोड़ा आइडिया है, और उनको ये मालूम है कि संविधान सभा से हमको आज़ादी मिलेगी, संविधान सभा से हम स्वतंत्र हो सकेंगे। संविधान सभा को और संविधान को वो एक उपकरण के रूप में देख रहे हैं, दूसरे नहीं देख रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ये उपकरण चाहे जैसा हो बन करके तैयार हो जाए। दूसरे सोचते हैं कि हमको तो भविष्य का निर्माण करना है इसके और माध्यम से। दूसरे जो लोग हैं उसमें वो आदर्शवादी लोग हैं, फ्रीडम मूवमेंट से निकले हुए हैं। नेहरू जी भी फ्रीडम मूवमेंट वाले हैं, लेकिन नेहरू जी का फ्रीडम मूवमेंट यूरोप में ज़्यादा हुआ। जब वो जेल में होते थे तब तो यहाँ रहते थे, नहीं तो भाग जाते थे यूरोप। इसलिए ये नेहरू नेतृत्व कर रहे थे, परंतु कई बार संविधान सभा में उनको बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के लोगों की ओर से करना पड़ा। तब वो फिर बहुत लचीले हो जाते थे और आश्वासन देते थे कि हम एक लचीला संविधान बना रहे हैं और उसमें परिवर्तन की गुंजाइश रहेगी। इस तरह से करते करते उन्होंने संविधान बनवा लिया। ये उनकी सफलता है और इस तरह से ये सफलता संविधान सभा की भी है। दूसरे लोगों को संविधान के बारे में एक आदर्शवादी कल्पना उनके मन में थी, और वो आदर्शवादी जो कल्पना थी वो वास्तविकता में साकार नहीं हुई, वो आज भी है। हमारा संविधान हमारे अतीत और भविष्य का आधुनिकतम मेल होना चाहिए, ये एक विचार है। और उस विचार के लिए बहुत लोग संविधान के बारे में लिखते पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं। ऐसा भी एक आखिरी सवाल है। बेनेगल नरसिंहा राव का बनाया हुआ मसौदा सदन में पेश किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जैसे ऑब्जेक्टिव वाले प्रस्ताव को जवाहरलाल जी ने खूब संवार के पेश किया, वैसे ही मसौदे को भी डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना श्रृंगारित किया कि उनके प्रस्तुतिकरण के सबने वाह वाह की और सबको ध्यान में आया कि बहुत ही विद्वत्तापूर्ण अध्ययनपूर्ण यह मसौदा है। लेकिन मसौदे के पक्ष में कोई नहीं बोला और इस कारण से डॉक्टर अम्बेडकर नाराज भी हुए कि कांग्रेस के लोग बेवकूफ़ हैं क्या, इन्हें मालूम नहीं है कि इनका मैंडेट क्या मिला हुआ है। मुझे जो मैंडेट मिला था मैंने उसके हिसाब से काम किया है। और नाराज होकर के वो संविधान सभा में आने से भी नहीं आते थे। और इस कारण से जो नियम है कि जो सदन में प्रस्ताव पेश करता है वही उसका जवाब देता है, तो अम्बेडकर ने जवाब नहीं दिया, सादुल्ला ने जवाब दिया। इसके बारे में क्या कहना है साहब का? जो 4 नवंबर 1948 को पहला ड्राफ्ट
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखा, तो उनको वो उम्मीद थी कि इसकी बहुत वाहवाही होगी। हुई भी और भाषण की तो उनके भाषण की वाहवाही संविधान सभा में नहीं हुई, उनके भाषण की वाहवाही हम लोग आजकल कर रहे हैं। उस समय तो जो प्रतिक्रिया हुई, वो उस प्रतिक्रिया में दूसरे सवाल उठ गए, और जिसकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपेक्षा नहीं थी। तो उन्होंने उन दिनों अनुपस्थित रहना उचित समझा, और वो अनुपस्थित रहे भी। ये बेनेगल नरसिंह राव की भूमिका थी पृष्ठभूमि में, पर्दे के पीछे थी। और जब ये ड्राफ्ट तैयार हो गया, तो हम लोगों को मालूम है कि बेनेगल नरसिंह राव ने जो सलाहकार पद से इस्तीफा भी दे दिया था, और वो इस्तीफा जो बेनेगल नरसिंह राव ने दिया था सलाहकार पद से, वो उनका निर्णय था या जवाहरलाल नेहरू का निर्णय था? अगर ये कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि वो जवाहरलाल नेहरू का निर्णय था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बेनेगल नरसिंह राव से कुछ काम लेना चाहते थे, और अब अगला काम जो संविधान का काम था उनका पूरा हो गया था। अगला जो काम था बेनेगल नरसिंह राव से उनको लेना था, उनको उन्होंने यूएन भेजा, यूएन में लॉबिंग की। और लॉबिंग किस बात की कि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर बने, और उसके बाद फिर बेनेगल नरसिंह राव को लंदन भेजा। उस समय की सरकार से बहुत बातचीत हुई है, नेगोशिएशन हुआ है, और अंततः उस समय कॉमनवेल्थ का मेंबर वही बन सकता था जो दरअसल एम्पायर का सदस्य हो। तो हम तो स्वतंत्र हो रहे थे जी, हम उस साम्राज्य के उपनिवेश की कैसे हो सकते थे? तो थोड़ा बहुत वहाँ के कॉमनवेल्थ के कानून में भी संशोधन हुआ। ये आज भी लोगों के मन में ये सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता क्यों स्वीकार की? जब एक देश भारत स्वतंत्र हो रहा है, तो हम एक औपनिवेशिक देश के रूप में वहाँ अपनी सदस्यता क्यों बनाए रखना चाहते हैं? ये सवाल है, और ये सवाल का उत्तर, संतोषजनक उत्तर, इतिहास या नेहरू कालीन भारत नहीं देता, संविधान भी नहीं देता है। कॉमनवेल्थ के सवाल पर संविधान सभा में बड़ी तीखी बहस हुई है, लोगों ने अपने एतराज प्रकट किए हैं। ये लेकिन भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण में जो रोल है, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने, जब उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी बहुत सहर्ष स्वीकार की, और जितना वो, जैसा वो सोचते थे, जैसा वो कर सकते थे, वैसा उन्होंने किया। तो इस संविधान में जो सामाजिक लोकतंत्र की उनकी अपील है, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक योगदान है। नहीं, ये तो है कि डॉक्टर अंबेडकर के जो भी योगदान उसमें है, उसमें एक प्रकार से वो उस मसौदे का भारतीयकरण भी करते हैं, और सबसे बड़ी जो प्रस्तावना में उनका बंधुता का एडिशन है, उसके कारण से उसका पूरा स्वरूप बदल जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि संविधान कैसे बना, इसके बारे में समाज को अधिक जानने की ज़रूरत है। यदि कैसे बना जानेंगे तो कैसा बनाए, इसकी चर्चा हो सकेगी। अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि संविधान को एक धर्म ग्रंथ के रूप में पेश कर रहे हैं, जिसको छुआ भी नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ राय साहब, आपकी सब बातें हम सबको आगे का रास्ता बताएंगी। हम फिर बुलाएंगे आपको, आइएगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। एकात्म बोध पर आप सबका स्वागत है। आपको
यह चैनल हमेशा प्राप्त होता रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे इस माध्यम से आप भारत की परंपरा, भारत का वर्तमान, भारत का भविष्य, उस संदर्भ में विशेष वार्ताएं सुनते रहेंगे।